बस उनको सबको चाहिए डीजे सॉन्ग होना चाहिए बिल्कुल। कि मतलब अगर हम थोड़ा-सा वैसा गाना गा लें, किसी ने थड़े चौफला झूमिलो ये सब चीज़ें सुना दे तो लोग बोर होने लग जाते हैं। जब हम वापसी आ रहे थे इंडिया के लिए, वो वहाँ पे इतना गले मिल-मिल के हमसे रो रहे थे ना, उन्हें लग रहा था कि हम उनके परिवार के ही लोग हैं। उत्तराखंडी परवासी भय बंदो जी रया जागी रया लागी बडुली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम एक महिला हैं, बिल्कुल। तो ऐसे तो हस्बैंड ने ही बहुत सपोर्ट किया है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद आज हम इतना काम नहीं कर पाते। पहलो फेरो फिर लाड़ी कन्या छे कुंवारी। पहाड़ों की आवाज, लोकगीतों की आत्मा और संस्कृति की साधना। पहचान की इस खास सीरीज में आज हमारे संग मौजूद हैं एक ऐसी कलाकार जिन्होंने उत्तराखंड की विरासत को अपने सुरों के माध्यम से जिंदा रखा है। आकाशवाणी, राष्ट्रपति भवन, राजपथ से लेकर विदेशों की धरती तक गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गीतों को पहचान दिलाने वाली देवभूमि की बेटी लोक गायिका पूनम सती जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज पहचान में। नमस्कार। मैं आपसे पहला प्रश्न लेना चाहूंगी कि पूनम जी का जो संगीत से जुड़ाव है या उनके जीवन में जो संगीत का प्रवेश है वो कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरुआत में हम लोग स्कूल टाइम में ही काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे जब भी कोई कल्चर एक्टिविटी होती थी। तो उस समय वैसे म्यूज़िक वहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं था, बट फिर भी बहुत इंटरेस्ट होता। बाहर से कुछ टीचर्स आते थे जो हमको प्रिपरेशन कराते थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो बढ़-चढ़ के कहते हैं ना हिस्सा, उसमें मैं ही लेती थी, चाहे वो डांस हो या सिंगिंग हो। बस स्कूल से ही मेरे अंदर ये इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करना है, मतलब प्रोफ़ेशनली नहीं बट वो शौकिया तौर पे। तो स्कूल टाइम से शुरू हुआ था। और पहला जो हम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हुँ। जहाँ से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, वो कौन सा था? जब मैं ऋषिकेश की वैसे मैं रहने वाली हूँ, मतलब वहीं पैदाइशी हम लोग रहे। तो उसके बाद जब मैं देहरादून आई यहाँ पर, तो अपने मौसा जी लोगों के पास, तो उनके एक फ्रेंड थे खंडूरी जी, जी। राजेंद्र खंडूरी। तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी, रैबार, काफ़ी पुरानी मूवी थी। तो उनका एक मंच हुआ करता था यहाँ पर, संगम सांस्कृतिक मंच उंच में और भी काफ़ी लोग थे। तो मेरे मौसा जी ने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उनके साथ ही मेरा पहला परफ़ॉर्मेंस हुआ था, संस्कृति विभाग की तरफ से। जी। तो वही शुरुआत हो गई थी। पहला परफॉर्मेंस बहुत याद रहता है और उससे ज़्यादा जो याद रहता है वो उसका पेमेंट याद रहता है। जी। तो हम क्या जान सकते हैं कि पूनम जी को उस समय कितना पेमेंट मिला था अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए? पहली परफ़ॉर्मेंस के लिए उस समय वो जैसे मैंने बताया कि संस्कृति विभाग का वो प्रोग्राम था, तो वहाँ पे थोड़ा पेमेंट का तो इश्यू होता ही है, आप लोगों को मालूम है। तो उस समय पहली पेमेंट ये सन 2000 या 2001 की बात मैं कर रही हूँ। उस समय पेमेंट मिला करता था ₹250 जी। पहली परफ़ॉर्मेंस का। और वो ₹250 क्या फीलिंग थी उस समय जब वो पेमेंट मिला, अगर आपको याद हो अभी तो? फीलिंग मतलब पैसों की खुशी नहीं थी जी। इतनी, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मतलब एज़ ए प्रोफ़ेशनल मैं इस फ़ील्ड में नहीं आना चाहती कि मुझे इसमें पैसे कमाने हैं, मतलब वो शौक था। खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कि पहली बार मैं उस समय 12th में ही पढ़ती थी, कि पहली बार मैंने इतने लोगों के बीच में परफ़ॉर्मेंस की, वो ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल। हम अगर आपके सफ़र की बात करें तो 25 साल लगभग तब से आप गा रहे हैं। जी। तो इन 25 सालों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और संगीतों को आपने जिया है। क्या बदलाव आपने महसूस किया है? बदलाव तो अब बहुत आ गए हैं। अब जी। जैसे पहले जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो उसमें एक सीक्वेंस बनी होती थी कि पहला हमारा वंदना से हम शुरुआत करेंगे, फिर थड़िया होगा, झूमेलो, जितनी भी मतलब विधाएँ गढ़वाल की होती थी, मतलब हमारा एक उद्देश्य होता था कि हम लोग लोगों को मतलब मंच के माध्यम से दिखाएँ कि हमारे उत्तराखंड में कौन-कौन सी विधाएँ हैं। जी। अब नहीं है, अब क्या है कि अब सबको लगता है बस पहले ही गाने से लोग सोचते हैं, ऑडियंस भी उस टाइप से हो गई है। उनको बस पहले ही गाने में उनको डांस-वांस चाहिए, बस उनको सबको चाहिए डीजे सॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल। कि मतलब अगर हम थोड़ा-सा वैसा गाना गा लें, किसी ने थड़े चौफला झूमिलो ये सब चीज़ें सुना दे तो लोग बोर होने लग जाते हैं। तो अब में और उस समय में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है अब। बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हमेशा बात होती है और हुँ। सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम बात करें तो पहाड़ी संस्कृति आजकल हर जगह आपको देखने को मिलेगी जी, जी। सोशल मीडिया हुँ। के थ्रू। तो आप क्या मानते हैं कि जो लोक आर्टिस्ट हैं, उनका सोशल मीडिया पे आना या सोशल मीडिया पे उस तरीके से पॉपुलर होना,
एक नई पहचान, अलग पहचान दी है आप लोगों को इस मंच ने? बिल्कुल सोशल मीडिया भी ज़रूरी है। अगर आपको आज देखिए कि हमारे उत्तराखंड के कलाकार विदेशों में भी अपने परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही है कि वो उसके माध्यम से आप हर घर में पहुँच सकते हो, हर जगह पहुँच सकते हो। बिल्कुल। तो उस टाइम पे नहीं हुआ करता था जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था, जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो सोशल मीडिया में कब आप वायरल हो जाओगे कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। आपका लक भी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर आर्ट भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया में अगर आप चल दिए तो वाह, वाह आपकी। बिल्कुल, आपने हुँ, एक बात कही कि देश-विदेशों तक अब जो है पहुँच रहा हुँ, है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम हुँ, बताना चाहेंगे कि पूनम जी विदेशों में भी परफ़ॉर्म कर चुकी हैं, दुबई, अबू धाबी जैसे जगहों पर। तो मैम वहाँ पर जब आप परफ़ॉर्म करते हैं तो वहाँ रह रहे चाहे वो प्रवासी लोग हों, हुँ। चाहे कोई और हो, तो उनका रिएक्शन किस तरीके से होता है? अ, देखिए हम लोग तो फिर भी अपने देश में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में रह रहे हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। बिल्कुल। पहाड़ों को वो बहुत मिस करते हैं, भले वहाँ पे बहुत सुविधा हो, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, पर वो जो सुकून होता है उनको शायद मुझे नहीं लगता वहाँ मिलता होगा। वो उनकी एक मजबूरी है कि उत्तराखंड में पलायन जो है, बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की कमी है और मतलब पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पे स्वास्थ्य की कोई इतनी सुविधाएँ हैं। जी। उनको हर किसी को आप देख लीजिए, आप कुमाऊँ में देखोगे तो वो हल्द्वानी शायद आते होंगे अपने हुँ, ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल। उत्तराखंड के लोग देहरादून में आते हैं जी, या ऋषिकेश आते हैं। तो वो लोग मजबूरी में गए अपना घर छोड़ के। आप पहाड़ की जैसे सुंदर जगह जो देवभूमि कही जाती है, इतना स्वर्ग हम तो मैं सौभाग्य मानती हूँ अपना कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जगह-जगह जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की जब इतनी शुद्ध हवा, पानी हम देखते हैं, मतलब कितनी मजबूरी में इंसान को ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो लोग बहुत मिस करते हैं। मैं जब पहली बार दुबई गई थी जिन लोगों ने हमें बुलाया था, जो हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, जब हम वापसी आ रहे थे इंडिया के लिए, हुँ, वो वहाँ पे इतना गले मिल-मिल के हमसे रो रहे थे ना, उन्हें लग रहा था कि हम उनके परिवार के ही लोग हैं। बिल्कुल। तो हम वो चीज़ें समझ सकते हैं कि अगर हम अपने परिवार से सिर्फ़ 1 हफ्ते के लिए भी दूर जाते हैं, तो हम बहुत मिस करते हैं। वो 6-6 महीने में, साल-साल भर में जो बहुत दूर रहते हैं, जैसे सपोज़ कोई कनाडा में है या न्यूज़ीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया, तो वो उनका आना शायद साल भर में वो आते होंगे अपनी फैमिली के बीच में। तो वो लोग बहुत मिस करते हैं इन सब चीज़ों को, बोलते हैं हम वो आज भी जैसे कई लोग मैसेज करते हैं, पूनम जी वहाँ कैसा मौसम कैसा? हम लोग बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल, तो उन लोगों से हम लोग बात भी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने अपने घरवालों से बात परिवार कर से रहे बात हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात आपने कही कि क्योंकि पहाड़ इतनी खूबसूरत जगह है कि हुँ, शायद ही कोई छोड़कर जाना चाहे और जो जाते हैं वो बड़ी मजबूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो पलायन पे उठता है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य पे अगर हम बात करें हमेशा से उठता आया है। लोकगीत, लोक संस्कृति ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को जोड़ कर रखती है। तो आपको क्या लगता है कि लोकगीत या लोक संस्कृति हमारी किसी भी माध्यम से हो, कितनी कारगर है पलायन की पीड़ा उजागर करने में और इसे रोकने में? देखो गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने मन के भाव उसमें व्यक्त कर सकते हैं। एक कहते हैं ना कि एक कवि की कोई भी कवि हो उसकी कलम में बहुत ताकत होती है, बिल वो सत्ता भी पलट सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नेगी तो जी ने करके भी दिखाया है। बिल्कुल है हमारे ऐसे बहुत से जी, कलाकार जी। जो करते हैं। तो गीत संगीत मतलब जब आप सुनते हो ना, आप कोई मूवी अगर देख रहे हो हुँ, तो सपोज़ जैसे चाहे वो हिंदी भी हो बॉलीवुड की, अगर आप बॉर्डर जैसे मैं भी बॉर्डर देख के आई थी बॉर्डर 2 तो आपको अपने आप ही रिस्पेक्ट बढ़ जाता है हमारे देश के जवानों के लिए। बिल ऐसे हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ऐसा गाना जो गाते हैं कि उनके दिल तक लग जाता है यार हाँ, पलायन तो है। तो पलायन देखिए किसी भी चीज़ का समस्या का समाधान देखिए कुछ तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। मतलब बहुत कुछ कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो पलायन रुक सकता है। गीत माध्यम तो ये तो एक माध्यम है कि जिसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं। हुँ, हम भी यहाँ रह रहे हैं तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें काम करना बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्यों अगर हमारे दादाजी लोग नीचे आ गए थे तो उनकी कुछ मजबूरियाँ थी। ना वहाँ शिक्षा थी, जैसे मैंने हुँ, अभी बात की, कुछ भी नहीं वहाँ पर रोज़गार के लिए कुछ भी नहीं है, या तो वहाँ गरीबी में जियो। खेती-बाड़ी भी आप इस समय देख रहे होंगे सबसे बड़ी समस्या देखिए हमारे उत्तराखंड में इस समय बाघ की है, बिल्कुल। भालुओं की है। देखिए कितनी दर्दनाक हमारी जो महिलाएँ होती हैं मैं तो उनको धन्य मानती हूँ कि मतलब पहाड़ में रह के पहाड़ों जैसा जीवन जीती हैं, बहुत ही टफ बिल्कुल, बिल्कुल। कि बारिश भी हो रही है, पहाड़ में जाके उन्हें घास काटना है, मतलब अकेले जंगल में जाना। हम आज अपने बच्चों को भेज सकते हैं जंगलों में? कभी भी नहीं भेज सकते। कभी कभी भी भालू का अटैक हो सकता है, कभी भी वहाँ पे बाघ आके बच्चों को मार दे रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को। हुँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पलायन मुझे अभी एक भाई साहब हैं, उनका एक टीवी से एक
फ़ोन भी आया था कि आप भालू या बाघ जो ये आतंक हो रहा है इस पे कोई गीत बनाइए। तो मतलब ये है वहाँ की समस्याएँ ना, जी। तो उनको एक उम्मीद होती है कि कि गीतों के माध्यम। कलाकार एक ऐसा ही चीज़ है जो हुँ, समाज का आईना दिखाता है, कि मतलब कोई भी समस्या हो तो हम अपने गीतों के माध्यम से मतलब हमेशा हमें यही उद्देश्य रखना है कि हम हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएँ, हमें डीजे सॉन्ग निकालना है। वो भी अपनी जगह ठीक है कि उत्तराखंड के गीत कम से कम डीजे में बजते हैं, नई पीढ़ी सुन रही है। बट हमें जो उत्तराखंड की समसामयिक जो भी यहाँ पे परेशानियाँ हैं लोगों की, जो समस्याएँ उनको भी अपने गीतों के माध्यम से रखना चाहिए। बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की कि पहाड़ जब हम छोड़ रहे हैं या पलायन हुँ, है तो रोज़गार जो है बहुत हुँ, मुख्य उसका केंद्र है इस चीज़ का। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहूँगी कि बतौर आर्टिस्ट जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है वो है पैसा। इस हुँ, लोक कला में पैसा हमें पता है बिल्कुल। कम है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है इस चीज़ को लेकर कि आपने जब शुरू किया था और हुँ। आज जो शुरू कर रहा है या आज आप जिस मंच पे गा रहे हैं, तो कितना हमको डिफरेंस देखने को मिला है अब? अब फिर भी बहुत मतलब अब तो फिर भी ठीक-ठाक पैसा मिल जाता है, अब जो आर्टिस्ट जो समय शुरू भी करते हैं या हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो उस समय के मुकाबले तो बहुत मुश्किल था। अब उस समय ख़ैर जैसे मैंने बताया कि हम जो थे मतलब आज के बच्चों की मुझे नहीं मालूम जो आजकल के कलाकार क्या सोच के फ़ील्ड में आता है। बट हम जो उस समय सोचते थे, सिर्फ़ ये था कि हमें अपने उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ना है। जब हुँ, हमें बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला जैसे जब मैं देहरादून में आई थी संतोष खेतवाल जी के गीत जब मैंने सुने, उनके साथ काम किया। नेगी जी के साथ काम किया, चंद्र सिंह राय जी के साथ भी मैंने काम किया। तो सच में मतलब हमारे मन में रहता ही नहीं था कि हमें पैसा मिलेगा इस काम का। बिल्कुल, ना इच्छा होती थी। हमें बस शौक मतलब फ़ोन आएगा कि हाँ, वहाँ कार्यक्रम है और आप लोग आइए, तो हम लोग बड़े एक सीखना भी हमें अच्छा लगता था कि हम कुछ सीख रहे हैं। उस समय हमें इतनी कुछ चीज़ें आती भी नहीं थी क्योंकि जब हम पहाड़ में रहे नहीं तो हमें नहीं मालूम थी ये सब चीज़ें इतना कि क्या वहाँ के लोकगीत हैं। बट यही हमारे मतलब गुरु के तौर पे हम लोगों को इन्होंने सिखाया जो जितने भी हमारे सीनियर कलाकार थे, तो हमें अच्छा भी लगता था। तो उस समय का कलाकार पैसों के लिए काम नहीं करता। अब तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, अच्छा इतनी पेमेंट नहीं है तो हम नहीं आएँगे, कई हुँ, बार ऐसा भी होता है। पर उस समय के कलाकारों में और अब के कलाकारों में बहुत फ़र्क है। पर पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल, पैसा बिल्कुल चाहिए। नेसेसिटी है। हुँ, हम बात करेंगे पूनम जी कि जब आप छोटी थीं और गीत सुनती थी क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से हम नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत सुनते हुँ, आ रहे हैं। तो जब आपने वो गीत सुने और उसके बाद जब आपने नेगी जी के संग गाया, तो हुँ। वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत अच्छा जब मैं उनसे पहली बार मैंने उनका उनके साथ पहला एक प्रोग्राम चंबा में किया था। जी, मैं प्रोग्राम तो करती थी, मुझे एक कॉल आई कि नेगी जी का प्रोग्राम है और आपको चलना है। मैं इतनी खुश मुझे यकीन नहीं हुआ कि जिनको हम सुनते हैं उन्हीं का पहला एक गाना जब मैं सुन रही थी, पहले मैं सुनती थी तो मुझे उतने समझ आते नहीं थे, तो मुझे वो उतने अच्छे लगते भी नहीं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो उतनी आपको पसंद नहीं आएगी, जब मैं बिल्कुल, छोटी थी। बिल्कुल। तो एक दिन मेरे बड़े भाई ने उसको भी म्यूज़िक का बहुत शौक है, आर्मी में है वो, तो उसने मुझे एक गाने का मीनिंग समझाया। नेगी जी हुँ, का गाना चल रहा था तिबारी डंडोलमा रॉक एंड रोल, तो हुँ, बड़ा कॉमेडी सॉन्ग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसको पूरा ट्रांसलेट करके मेरे भाई ने बताया इसका ना ये मीनिंग मैंने कहा यार कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा इसका मीनिंग है। तब से मुझे ना इंटरेस्ट होने लग गया था, मैं हर गाने को बड़ी गौर से सुनती थी, बिल्कुल। उसका मीनिंग समझती थी। तो तब मुझे इंटरेस्ट हुआ। हुँ, फिर जब मैंने नेगी जी के साथ भी पहला प्रोग्राम जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, इतनी सिंपल मतलब इतना बड़ा एक नाम है उत्तराखंड का, पर उनके अंदर जो सादगी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो आपको कभी ऐसा फ़ील भी नहीं कराएँगे कि आप बहुत बड़े कलाकार हो। तो जब मैंने उनके साथ पहली बार मंच में गाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ परफ़ॉर्मेंस करूँगी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। पूनम जी इतने गीत आप गा चुकी हैं, आपके दिल के सबसे करीब कौन-सा है? पहला प्रश्न और दूसरा ये वही गीत आप हमें अगर गाकर सुना दें तो? गीत वैसे काफ़ी हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। उनमें से एक मैं आपको नेगी जी के साथ ही गाया हुआ हुँ, सुनाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है गीत। जो उत्तराखंड के प्रवासी भाई-बंधों के लिए गाया था, नेगी जी की रचना है बिल्कुल। और सौभाग्य से मुझे गाने का उनके साथ मौका मिला और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। हुँ, उत्तराखंडी प्रवासी भैबंदो, जी रया जागी रया लागे बडुली। देवभूमि के रहवासी दीदी भूल्यो
जी रया जागी रया लागे बाडुली, औण छा तुमरी खुद बिसराणू, डांडी काठियों की याद दिलाणू, औण छा तुमरी खुद बिसराणू, डांडी काठियों की याद दिलाणू, जलम भूमि को रहबार देणू, तुम थे तुम्हारा गीत सुनाणू, औणा छा। मैम आपने राष्ट्रपति और राजभवन जैसे बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, तो कैसा वो एक्सपीरियंस था पहले तो? और दूसरा सबसे दिल के करीब कौन-सी प्रस्तुति रही आपकी? वो थी सन 2004 और 2005 की बात। मतलब 2 साल मैं लगातार गई थी। जी। यहाँ से सूचना विभाग की हमारी टीम गई थी, उन लोगों के साथ हम लोग गए थे। राजपथ में जो 26 जनवरी की झांकी निकलती है, पहली बार जब उत्तराखंड से यहाँ से गई थी, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी उत्तराखंड की झांकी राजपथ पे सबको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो हम लोग 22-23 दिन रहे वहाँ पे। हुँ, तो पूरा फौजी वाला जीवन था वो। हुँ। इतना मज़ा आया, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे वो प्रोग्राम हमेशा याद रहते हैं कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के, जनवरी के महीने में इतनी ठंड में सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के बिल्कुल रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें बुलाया जाता। राजपथ पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही खूबसूरत झाँकी, मतलब वहाँ पे एक तो आपको पूरा भारत देखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतने कलाकार का कम से कम 600-700 कलाकार, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और एक-दूसरे की संस्कृति का देखने को मिलता है। जैसे हमारे साथ वहाँ पे उस कैंपस में आसाम के लोग भी हैं, कश्मीर से लेके आपको तमिलनाडु, राजस्थान, सारी झाँकियों के साथ जब आप मतलब 22 दिन तक आप रहते हो, तो आपको लगता है कि आप पूरा इंडिया घूम रहे हो। बिल्कुल। मतलब जो वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस थी वो तो ख़ैर थी बहुत अच्छी। जब हम लोग राष्ट्रपति भवन में भी हम लोगों ने परफ़ॉर्मेंस दी और पीएम हाउस में दी। वो तो यादगार था ही। उसके साथ-साथ जो हम वहाँ पे रहे हैं, जो हमने वो टाइम जो जिया है उस समय, अ, सबके साथ, मतलब उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती थी, बट हिंदी एक भाषा थी तो जो सब समझ लेते थे। जी। पर हम लोग उनके मतलब उनकी परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते थे, जो अदर स्टेट के लोग आते थे। उनको हमारी अच्छी लगती थी। हुँ, तो वो यादगारी पूरा टूर था। हुँ। बाकी राष्ट्रपति जी के सामने परफ़ॉर्मेंस देना तो अपने आप में ही बहुत बड़े गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जब हम पीएम हाउस में हमारी परफ़ॉर्मेंस हुई, तो वो सब एक यादगार ही पल था। आकाशवाणी में भी आपने काम किया मैम। हाँ, आका आकाशवाणी से हम रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे। हुँ। बिल्कुल। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आकाशवाणी के संग पहली दफ़ा जब कुछ किया हो? ऐसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी क्या, ऐसा यादगार कुछ नहीं था, बट अच्छा लगा जब उस समय आकाशवाणी केंद्र नजीमाबाद में हुआ करता था, हम हुँ, वहाँ जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए। अब तो देहरादून में ही हो गया है। अब बस गाते हैं उसमें, अच्छा लगता है कि लोग रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। हालाँकि मैंने आज तक कभी अपनी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई, बहुत कम हो पाता है कि रेडियो को सुने। पर ये है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जो गाँव-गाँव में लोग सुनते हैं, जी। वो सब पुरानी चीज़ें, क्योंकि जब हम बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे, तो हमारे दादाजी लोग सुनते थे। तो मैं वो फ़ील करती हूँ कि जैसे हम सुना करते थे राई जी को, नेगी जी को रेडियो के माध्यम से, ऐसे हमें भी सुनते होंगे लोग गाँव में। बिल्कुल। तो वो अच्छा लगता है। जब हम लोग आर्टिस्ट की बात करते हैं, कलाकार जो हैं, जब सफलता मिल जाती है तो शायद सब जगह दिखने लगते हैं, लेकिन हुँ, जो उस तक संघर्ष, उस सफलता को पाने तक का संघर्ष जो है, हुँ, उस पे हुँ। शायद ही बात हो पाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज पूनम जी एक नाम है, एक ब्रांड है और सब जानते हैं, लेकिन पूनम जी जब तक पूनम सिंगर पूनम जी नहीं बनी थी, तो उनके जीवन का ऐसा कोई पल जो मतलब बहुत संघर्षों से भरा रहा हो या हुँ, यहाँ तक हुँ। पहुँचने में जो स्ट्रगल आपको लगा हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम एक महिला हैं बिल्कुल। और उस समय इतना अलाउ भी नहीं करते थे। हुँ, आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब पापा लोग तो बहुत खुश होते थे, बट पर और लोग जो थे पापा के पास बोला करते थे कि आप क्यों भेजते हो लड़की को, दूर-दूर जाती है कार्यक्रमों के लिए, तो बहुत दिक्कत का सामना होता था। मतलब सबको लगता है पता नहीं क्यों जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं कहीं भी, हुँ, क्योंकि उस समय इतना स्कोप था भी नहीं, था यहाँ पे नहीं। लोग समझते नहीं थे इन चीज़ों को। तो शादी के फिर शादी भी जल्दी हो जाना, फिर बड़ी फैमिली में रह के आप पहले अपने परिवार को देखो, फिर उसके बाद इस चीज़ का मतलब वहाँ पे शायद ही मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा, रियाज़ भी कभी टाइम नहीं होता था।
तो जिस दिन हम बस मंच में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उससे 1 दिन पहले उस समय थोड़ा प्रैक्टिस होती थी, तो हम लोग करते थे। तो टफ़ तो होता है, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब मैं अपनी म्यूज़िक क्लास भी जाती थी, तो पहले अपने घर के सारे काम-वाम निपटा के तब 1 घंटे की क्लास देने के लिए फिर जाती थी कि चलो मुझे पढ़ना भी है साथ-साथ। स्ट्रगल तो था उस समय, वो सब याद आता है तो बड़ा वो भी लगता है, पर ऐसा लगता है कि चलो मैं कर सकती थी इसलिए मेरे जीवन में था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अगर उस समय छोड़ देती, मैं अगर सोचती कि नहीं यार बहुत परेशानी हो रही है, कई जगह कई बार ऐसा भी होता था कि उस समय आपको देहरादून से हर जगह से विक्रम वगैरह भी नहीं मिला करते थे। जी। आपके पास गाड़ी नहीं होती थी, तो कई बार जब मुझे लेट हो रहा होता था, मैं बहुत पैदल भी चला करती थी कि मुझे पहुँचना है। मेरी 7 बजे सुबह 7 बजे की क्लास होती थी। हुँ, सर्दियों में अगर आपको 7 बजे जाना है तो आपको साढ़े 6 बजे घर से निकलना होगा, क्योंकि जिनके पास मैं सीखती थी वो स्कूल में जॉब करती थी मैम। हुँ। तो उन्हें अपने स्कूल भी जाना था, वो कहती अगर तुम 7 बजे तक आ जाओगी, तो मेरे साथ और भी लड़कियाँ आती थी। तुम सुबह सर्दियों में सुबह उठ के फटाफट 7 बजे अपनी क्लास पहुँचो। और अब तो हम बच्चों को सब चीज़ देते हैं, उनके पास गाड़ी है सबको, उस समय नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। कई बार अगर आपका ऑटो या विक्रम लेट आ रहा तो हमें पैदल ही चले जाना होता था कि हम कब तक वेट करेंगे। तो बहुत स्ट्रगल तो था उस समय। चलो। इस स्ट्रगल में कोई एक ऐसा फिगर, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो, जो जिसको आपने अपने आइडल के तौर पे देखा और बहुत सपोर्ट आपको मिला हो? देखिए ऐसे जब शादी हुई थी, तो ऐसे तो हस्बैंड ने ही बहुत सपोर्ट किया है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद आज हम इतना काम नहीं कर पाते, बिल्कुल। कि वो चाहे जैसे भी उन्होंने कभी इस चीज़ को मतलब इस काम को बहुत वैसा नहीं लिया कि भी तो जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग समझते हुँ, थे कि बहुत छोटा है क्या गाना-वाना। तो उनको बड़ी खुशी होती थी। तो बस मुझे इसी में संतुष्टि होती है कि वो परमिशन देते हैं कि आप जाओ, आप करो अपना काम। कई बार अभी भी जैसे मैं कुछ सोचती हूँ यार, बोलते नहीं तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ नए गाने गीत निकालो, कुछ ये करो। मैं कई बार सोचती हूँ यार उतनी दूर है प्रोग्राम जाऊँ कि बोले नहीं, नहीं जाओ मैं हूँ तो घर पे, तुम हुँ, जाओ क्या दिक्कत हो रही है, चली जाओ। बिल्कुल। तो तब मुझे लगता है कि चलो ये पीछे से है सपोर्ट, तो हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है। फिर अपने मम्मी-पापा का भी मैं बहुत वो मानती हूँ कि उन्होंने जब मुझे देहरादून भेजा, फिर यहाँ अपनी मौसी, मौसा जी के पास रही, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वज़ह से एक छोटा-सा नाम आज उत्तराखंड में बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जब हम उत्तराखंड का लोकगीत देखते हैं, उसमें वेरिएशन देखते हैं या सिनेमा की हम बात करते हैं, तो इसका भविष्य आप किस तरीके से देखती हैं? किस दिशा में जाता हुआ देखती हैं उत्तराखंड के लोक संगीत को और सिनेमा को? देखिए भविष्य मैं सच बताऊँ तो गीत तो फिर भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल। सुन लेते हैं जो आजकल थोड़ा आजकल नया म्यूज़िक के साथ जो नए आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, वो फिर भी मुझे लगता है कि उसमें तो थोड़ा भविष्य है। बट फ़िल्मों में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब फ़िल्में बन रही होती हैं, तो हमारे उत्तराखंड के लोग सिनेमा घरों में बहुत कम जाते हैं। बिल्कुल। बहुत मतलब ये नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। इसमें थोड़ा ये भी है कि हमें एक और अच्छी स्टोरी लेके आनी पड़ेगी, थोड़ा टेक्निकल उसमें थोड़ा और सुधार की ज़रूरत भी है। क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखिए, हॉलीवुड की मूवी देखने वाले लोग कहाँ हॉलीवुड देखेंगे। हम लोग खुद ही अपने बच्चों को भी कई बार बोलते हैं चलो फ़िल्म लगी है देखने चलो। तो अब हमारे ही बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो कुछ कमी तो है जिसको हुँ, सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसमें सरकार को भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, और मैं लोगों से वैसे मेहनत बहुत करता है एक फ़िल्म जो निर्माता हुँ, होते हैं, उसमें एक्ट्रेस भी मेहनत करते हैं, उन्हें भी उम्मीद होती है। तो उत्तराखंड के लोगों से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आपकी उत्तराखंड की कोई मूवी बनी है, तो आप लोग ज़रूर देखने जाएँ। बच्चों को लेके जाएँ ताकि उन्हें पता चले हमारे उत्तराखंड का क्या इतिहास रहा है, कैसे वहाँ पे रहन-सहन है लोगों, हमारी बोली भाषा एक सिनेमा का ही एक ऐसा माध्यम जिससे लोग सीख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे तो लगता है कि घर में भी लोगों ने अपनी उत्तराखंडी बोली भाषा बोलनी बंद ही कर दी है लगभग। तो उसमें पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि आप लोग जाएँ, बिल्कुल। फ़िल्में देखें। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि अब जो है उत्तराखंड में फ़िल्मों के लिए सब्सिडी वग़ैरह सरकार ने देनी शुरू की है। लेकिन क्या बतौर आर्टिस्ट आपको अभी भी ऐसा ऐसा आपको फ़ील होता है कि वो सम्मान या वो पैसा, वो सोर्स ऑफ इनकम अभी भी सरकार की ओर से लोक आर्टिस्ट के लिए डेवलप नहीं हो पाया है? बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि जितने भी ये फ़िल्म निर्माता हैं, ये लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। मेन दिक्कत तब होती है कि अगर सिनेमा घरों में जब ऑडियंस नहीं आती, हुँ, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना एक
फ़िल्म निर्माता को करना होता है। अब जब फ़िल्में अच्छी चलेंगी, अच्छी बनेंगी तो हर कलाकार को काम मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा। तो ये थोड़ी समस्या है हमारे उत्तराखंड में कि फ़िल्में बन तो जाती हैं। सरकार ने भी अब शायद सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। पर मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से भी फ़िल्मों का प्रचार-प्रसार होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है ना? अगर सपोज़ किसी फ़िल्म के बारे में हमारे सीएम अगर आके अपने सोशल मीडिया पे उस चीज़ के बारे में बताएँ कि ये फ़िल्म बनी है, आप देखो, तो शायद कुछ लोगों को पता भी लगे, नहीं तो आजकल लोग इतना बिज़ी हो गए हैं कि सिनेमा घरों में तक उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं लोक संगीत की, तो पहले एक था कि एक ट्रैक चला आ रहा था कि इस तरीके से गाया जाएगा। अब जब हम लोक संगीत देखते हैं तो उसमें लोक संगीत है ही, उनका ज़िक्र भी है, साथ में रैप वर्ज़न उसमें इंक्लूडेड हो जाता है, अब जो नई पीढ़ी पसंद भी कर रही है, हुँ, वायरल भी हो रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको अगर आज की जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो अब लोग यही पसंद कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अब हम भी जब मंचों पे जाते हैं तो लोगों को सबको लगता है कोई डांसिंग सॉन्ग होना चाहिए। रैप होगा तो अब उनका टेस्ट ही इस टाइप से हो चुका है क्योंकि उनको परोसा यही जा रहा है तो उनको अब कहते हैं ना अब पहाड़ी खाना अगर आप अपने घर के बच्चों को बताओगे ये बहुत पौष्टिक होता है ये सब चीज़ों का, वो फिर भी नहीं खाएँगे क्योंकि उन्हें आदत क्या पड़ी है चाइनीज़ खाने की जब आदत पड़ हुँ। जाती है, तो उन्हें शायद मुझे नहीं लगता कि घर के मंडवे की रोटी ये सब चीज़ें पसंद आएँगी। तो अगर कोई अपनी पुरानी लोक संस्कृति को लेके कुछ मंच पे परफ़ॉर्मेंस करता भी है तो आजकल के यूथ उसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उनको यही सब अच्छा लग रहा है, रैप हो गया। पर क्या ये अच्छा नहीं है कि नए बच्चों को जोड़ने के लिए उसमें कुछ ट्विस्ट ऐड कर हाँ, दिया जाए? बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ कि हुँ, अगर आपको अ, आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी गीत सुने तो इस टाइप का उनमें थोड़ा बहुत ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें अब उनको समझ ही नहीं आएँगी बच्चों को। बिल्कुल। हम लोगों को भी समझने में टाइम लगा। हम लोग चलो फिर भी ये था कि हमारे दादी लोग ये सब पुरानी चीज़ें अपनी भाषाएँ बोलते थे, तो हमें इंटरेस्ट होता भी था। अब के बच्चों को नहीं होता, उन्हें किसी को भी पूछ लो आप ठड़िया क्या होता है, चौंपला क्या होता है, शायद ही कोई बता पाए। जी, शायद ही कोई बता पाए। तो अब बिल्कुल। बट अभी ये जो अगर उसमें रैप-वैप डाल देंगे तो बच्चे फिर भी सुन लेते हैं, कि चलो कहते हैं ना पहले तो वो एक कहावत होती थी काले की भौं लगो नहीं तो काले को कहते हैं काले को अपने भौं लगाओ नहीं तो काले की भौं लग जाओ। हुँ। मतलब अगर वो तुम्हारी बात नहीं समझ रहे तो जिस तरीके से वो समझ रहे हैं, आप वो ही उनको परोस के दो अपने ताकि को फ्लेक्सिबल हाँ, करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, आज के समय में जो काम हो रहा है, हम संगीत में बात करेंगे उत्तराखंड के, कोई ऐसा गायक जो आपका पसंदीदा हो, जिसे आप सुनना पसंद करती हैं? आजकल के गायक आजकल के गायकों हाँ, में? आजकल के गायक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे विवेक नौटियाल हो गए, बहुत ही अच्छी उसकी गायकी है। हुँ, न्यू जनरेशन में अमित खरे हैं। हुँ, रोहित चौहान की भी गायकी मुझे अच्छी लगती है। तो ऐसे अभी न्यू जनरेशन में हैं ऐसे कलाकार जो अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी पुरानी चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं और न्यू जनरेशन के हिसाब से भी उसमें ट्विस्ट डालते हैं तो अच्छा काम कर रहे बिल्कुल, हैं। हुँ। पांडवास बैंड है हाँ, हमारा जो बहुत पांडवास फ़ेमस बिल्कुल है। अच्छा कोई नहीं, हुँ, आपने माँ नंदा पे बहुत गीत गाए हुए हैं, हुँ, हुँ। उसमें से एक गीत और उसकी 2 पंक्तियाँ हम सुनना चाहेंगे। अ, बिल्कुल वैसे लोगों ने बधान की नंदा पसंद किया था, उसके बाद मैंने कुरूड़ की नंदा भी गाया था जी, और एक अभी कुछ टाइम पहले एक और निकाला था मैंने नंदा भगवती वो जिसमें जो भादों के महीने की जो रात होती है हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे आधारित एक उसका मैं सुनाती हूँ आपको। हुँ। जात राह तेरी ऊंचा कैलाशों की पैठण लगेगे पैठण बैठीगे जात राह तेरी ऊंचा कैलाशों की पैठण बैठीगे पैठण लगेगे खाडू चौसिंग्या छतोली रिंगाल की डोला दगड़ माँ चलण लगी गे जय हो माँ मेरी नंदा भगवती जय हो माँ मेरी राज राजेश्वरी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। एक प्रश्न मैं मांगल गीत पर लेना चाहूँगी, क्योंकि मांगल गीत हमारी संस्कृति के बेहद करीब है। तो मांगल गीत का ट्रेंड हमने देखा कि पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, अब जो है वापस से वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो उस चीज़ को किस तरीके से आप देखती हैं और कितना पसंद करती हैं मांगल गीत सुनना और गाना? देखिए मांगल मैं तब से सुनती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले अपनी
मम्मी की जो चाची थी, मतलब हमारी छोटी नानी, मेरी मम्मी की बुआ जिनको हम बूढ़ी जी बोलते थे, उनकी जोड़ी थी, उनको हम लता और आशा बोलते थे। अरे वाह! तो वो हर मतलब मेरी मम्मी के मायके में एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनके चाचा-ताऊ सब आस-पास ही रहते हैं। तो वहाँ हर साल कोई किसी न किसी की शादी होती थी और उनमें हमने अपनी नानी और बूढ़ी जी को गाते हुए सुना था। तो आज भी जब मैं गाती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। हुँ, तो वो बहुत अच्छा गाती थी, बिल्कुल जैसे हल्दी हाथ में से लेके या जब बारात आती है तो फेरों के टाइम पे, तो मांगल एक हमारे संस्कार गीतों में से आता है। तो जी, आज भी अब ये बहुत अच्छा है कि लोग करने लगे हैं इसको, अब शादियों में करवा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में जब देहरादून में मांगल का कार्यक्रम हुआ था, वो हम लोगों ने ही शुरू किया था नेगी जी के साथ। जी, उनकी वाइफ हैं उषा नेगी जी, अनिल बिल बिष्ट जी। तो पहला कार्यक्रम उनके साथ हम लोगों ने किया था। अब काफ़ी ट्रेंड में अब चल गया है, मेरे पास भी काफ़ी आती हैं ऐसी बुकिंग कि हमारे शादी में मांगल करवा दो, तो हम वहाँ पे करते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अब यही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से जो नई पीढ़ी है वो जानेगी कि हमारे संस्कार गीत क्या होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा लगता है मांगल तो। मैम 2 लाइन मांगल की भी सुनना चाहेंगे आपसे, आपका जो भी पसंदीदा है क्योंकि बहुत से हैं हमारे पास, हाँ, हाँ। तो जो आपको पसंद है वो? उम, हल्दी हाथ में अलग मांगल गाए जाते हैं। हुँ, जब एक जो है मुझे वो पसंद है, वैसे तो सारे ही पसंद आते हैं। जब हम फेरा फेरते हैं ना, जी, 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 जी। उम, उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाऊँगी फेरों के टाइम पे। हुँ, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, राज दुलारी फेरा फेरी ले, राज दुलारी फेरा फेरी ले, पहलो फेरो फेर लाड़ी कन्या छे कुँवारी, दूजो फेरो फेर लाड़ी वे बाबों की प्यारी, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, हेरी फेरी बैया पकड़ ले, राज दुलारी फेरा फेरी ले, राज दुलारी फेरा फेरी ले। इस टाइप से सातों फेरों का उसमें वर्णन होता है, सातों फेरों के एक-एक के बाद एक लाइन गाई जाती है इसमें। बहुत खूबसूरत मैम। आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूँगी कि अब जो इमर्जिंग लोग गायक हैं या जो बच्चे इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, हुँ। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अब बहुत बढ़ चुकी है चीज़ें, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्या करें इस फ़ील्ड में आने के लिए और किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो अपनी भाषा में पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। कई गीतों में मैं नए बच्चों को देखती हूँ कि गाते तो हैं बट कई बार उनके ना शब्दों में उतनी अच्छी पकड़ होती नहीं है। बहुत ज़रूरी है सब पहले उसको जानना, उसके मीनिंग को समझो। अ, तो अपने आप ही आपको फ़ील आएगा। हमने भी सीखा है अपने अपने सीनियर से। तो भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, बाकी सुर में तो आजकल अच्छे नए कलाकार गा ही रहे हैं क्योंकि अब उनके टाइम पे अब ये है कि वो सीख भी रहे हैं साथ-साथ, उनको फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ भी गाओ बट अपने कुछ ऐसे लोक गीतों को भी उसमें समाहित करो कि आप कुछ पहाड़ से मतलब लगना चाहिए कि हम पहाड़ी गीत सुन रहे हैं। आजकल कई बार ऐसा होता है कि उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं कि हमारे पहाड़ से रिलेट कुछ करता हो। हुँ, ऐसा भी गीत उनको पुरानी चीज़ें भी सुननी चाहिए, पुराने गीतों को लेके चलना चाहिए। कुछ पुराना सुनें जिसकी वज़ह से उनको अपने पुराने कुछ ऐसे शब्द उनको गीतों में उनको मिलेंगे, जो शायद अब की नई पीढ़ी नहीं जानती है। जी। तो वो सब आप घर में पूछें उसका मीनिंग, क्योंकि मम्मी-पापा तो सबके जानते ही होंगे उत्तराखंड बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी गढ़वाली भाषा को, नहीं दादी-दादा हैं उनसे पूछिए। तो ये सब चीज़ों को समझ के आप आगे काम कीजिए। जी, क्योंकि मैम सिंगर हैं और हमारे संग मौजूद हैं, तो एंडिंग हम एक गीत से फिर करना चाहेंगे, आपका गाना है झुमका। हुँ, हुँ। उसे अगर आप गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए तो। हाँ, बिल्कुल झुमका एक गीत, उसका मैं आपको थोड़ा-सा समझाती हूँ कि वो जो झुमका गीत है, वो हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा गाना है कि जैसे पहले पुराने उसमें क्या हुआ करता था कि जब लोग
कहीं से अपने काम-वाम से, खेतों के काम से थक-थुक के आते थे, तो शाम के टाइम जैसे कभी किसी के चौक में हुँ, आग-वाग जला के लोग अपने, क्योंकि मनोरंजन के साधन उस समय हुआ नहीं करते थे। ना टीवी हुआ करता था, ना उस समय एंड्रॉयड फ़ोन थे, अब तो बिल्कुल, ख़ैर सब कुछ है पहाड़ों में मनोरंजन के लिए। तो कभी-कभार जैसे महीने में 1 बार जैसे ऐसे पंचायत सी लगती थी शाम के टाइम, तो लोग नाचते थे। और हमारे उधर उत्तराखंड में जो बहुएँ हैं आज भी, जो उत्तराखंड पहाड़ों में रहती हैं, तो हमारे उधर जेठ की बहुत छौ मानते हैं, बहुत बिल्कुल, झिझक भी होती है। मतलब उसमें ये है कि हस्बैंड बोल रहा है कि झूमेलो लग रहा है कि तुम भी आओ डांस करो इसमें, पर वो कह रही है कि मेरी जेठ इसमें छज्जे में बैठे हैं, मैं उनके सामने कैसे मतलब वो चाहती है कि बिल्कुल। मैं भी नृत्य करूँ, अपने सहेलियों के साथ मनोरंजन करूँ, पर उसे अंदर से एक झिझक है कि ससुर हैं घर में, जेठ है तो मैं कैसे करूँ? तो यही इसमें मीनिंग है इस गाने का, तो मैं आपको सुनाती हूँ। मोरी माँ बैठी तरसोणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी। मोरी माँ बैठी तरसणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी। झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी। झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी। जेठा जी छाजा, जेठा जी छाजा मां बैठ्या न, झुमका लाण कखन। जेठा जी छाजा मां बैठ्या न, झुमका लाण कखन। ज्यू तो मेरो भी बोदो, मी भी खेलूं झुमेलो। ज्यू तो मेरो भी बोदो, मी भी खेलूं झुमेलो। जेठा जी छाजा मां बैठ्या न, झुमका लाण कखन। तो इस टाइप से गाना है, आप यूट्यूब पे से सुन सकते हैं आगे। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।